जरा सोचो, एक दिन सुबह आँख खुले और समुंदर ही गायब हो चुका हो। बचा है तो बस सूख चुका जमीन का वो बेजान सहरा। जहाँ पहले मछलियाँ थी, अब वहाँ इंसान अपनी सांसें गिन रहा है। एक फैमिली अपने बर्थडे सेलिब्रेशन से शुरू करके दुनिया के खत्म होने तक का सफर कैसे करती है। क्या तुम समझ सकते हो जब एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए दुनिया के अंतिम कोने तक लड़ती है, कि जहाँ एक स्टॉर्म सिर्फ समुंदर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को निगल जाता है। कहानी शुरू होती है एक शांत समुंदर के बीच। एक छोटी सी बोट हवा के साथ हिल रही है और उस पर एक हैप्पी फैमिली अपना वीकेंड एंजॉय कर रही है। जूलिया, जो एक डॉक्टर है, उसके हस्बैंड टॉम और उनके 2 बच्चे बेन और कैसी। आज बेन का बर्थडे है और सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। माँ बाप और बच्चे सब एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इसी बीच जूलिया समुंदर में स्विम करने के लिए जंप लगाती है और उन लोगों से थोड़ा दूर जाकर स्विम कर रही थी। उस बोट में टॉम अपने बेटे बेन के साथ फिशिंग करने में और बेटी कैसी हेडफोन लगाकर गाने सुनने में बिजी थे। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। स्विम के दौरान जूलिया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर जूलिया के चारों ओर कुछ चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब जूलिया ने पानी में झांक कर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते हुए वो समुंदर में चिल कर रही थी। लेकिन जूलिया बार बार कुछ अजीब फील कर रही थी। अचानक जूलिया को पानी के अंदर किसी ने खींचना शुरू कर दिया। इस पर जूलिया घबरा कर चिल्लाने लगी। वो बोट के पास जाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे लगातार नीचे की तरफ खींच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समुंदर का पानी पीछे जा रहा हो। यहाँ पर बोट में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक अजीब तरीके से बदलना शुरू हो गए। जूलिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन टॉम और बेन तो फिशिंग में बिजी थे और कैसी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। जूलिया की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। तभी टॉम को दूर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि समुंदर में बोट से थोड़ी दूर जूलिया डूब रही है और चिल्लाने लगी है। टॉम तुरंत जूलिया के पास अपनी बोट लेकर गया और उसे बचाने के लिए समुंदर में छलांग लगा दी। थोड़ी मशक्कत के बाद टॉम ने जूलिया को पकड़कर बोट पर वापस ले आया। यहाँ पर टॉम अपनी बेटी कैसी को डांटने लगते हैं। जब कोई एक स्विम कर रहा होता है तो किसी एक को उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कैसी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद सभी लोग बोट को लेकर समुंदर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रात धीरे धीरे गहराने लगती है और उसी रात वो लोग बेन का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है। वो कॉल उठाती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वीडियो में पीछे शहर का नजारा दिख रहा था। आसमान में काले बादल, बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ये देखकर कैसी घबरा जाती है, क्योंकि उस वक्त वो लोग समुंदर के बीचों बीच थे, जो उनके लिए किसी भी तरह सेफ जगह नहीं थी। बात करते समय कैसी अपने बॉयफ्रेंड से अचानक डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये देखकर कैसी और भी ज्यादा परेशान हो उठती है। वो जल्दी से अपने फादर टॉम के पास जाती है और कहती है, डैड, शहर में एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर टॉम तुरंत अपनी बोट को चेक करने लगता है। तभी सबने नोटिस किया कि उनकी बोट के आसपास बहुत सारे वेल्स और शार्क्स तैरने लगे हैं। ये देखकर टॉम समझ जाता है कि शार्क्स और वेल्स ऐसा बर्ताव तभी करते हैं जब समुंदर में अचानक कुछ बड़ा और अनहोनी होने वाली है। इससे पहले कि टॉम और उसकी फैमिली वहाँ से निकल पाते, अचानक बोट को नीचे से एक जोरदार झटका लगता है, जैसे किसी वेल या शार्क ने टक्कर मारी हो। टॉम तुरंत नीचे की जांच करने के लिए समुंदर में छलांग लगाता है। वो देखता है कि बोट के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है। ये देखकर टॉम जल्दी से वापस ऊपर आता है, लेकिन अब वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसकी वाइफ जूलिया तुरंत उसे स्ट्रेच लगाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। वहीं टॉम धीमी आवाज में कहता है, शार्क की टक्कर की वजह से बोट के नीचे डेंट लग गया है। अब हम इस हालत में बोट को आगे नहीं ले जा सकते। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि कोई उनकी मदद करे। लेकिन उस वक्त सिग्नल नहीं मिल रहे थे और बोट से किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ये देखते हुए टॉम ने बोट में खाने पीने की तलाश की तो उसने पाया कि उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पीने लायक पानी बचा है और खाने के नाम पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये देखकर सबके चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी, लेकिन उन लोगों ने तसल्ली इसी बात से ली थी कि वो अभी शिपिंग रोड में थे, जिसकी वजह से अगर कोई कार्गो शिप या दूसरी बोट वहाँ से गुजरे तो शायद वो उन्हें देख ले और
मदद कर सके। मगर तभी अचानक बोट के आसपास कई अजीब सी आवाजें आने लगी। टॉम घबराकर बोट के बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है तो उसका चेहरा डर से सख्त हो जाता है। वो देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ा सैटेलाइट तेजी से समुंदर की ओर गिर रहा है। वो सैटेलाइट ठीक उनकी बोट के करीब ही गिरने वाला था और अगर वो टकरा गया तो एक पल में उनकी बोट का एक्सीडेंट होकर सब कुछ खत्म हो सकता था। इसीलिए टॉम ने सोचा कि किसी भी तरह बोट को वहाँ से दूर ले जाना होगा। हालांकि वो जानता था कि बोट अब चलने लायक नहीं है, अगर उसने जोर जबरदस्ती की तरह बर्बाद हो सकती है। फिर भी अपने परिवार को बचाने की आखिरी उम्मीद में टॉम ने बोट को स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ पल के लिए इंजन ने आवाज की और ऐसा लगा जैसे बोट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी हो, लेकिन तभी वही हुआ जिसका डर था। इंजन जोर से ब्लास्ट हुआ और पूरी बोट एक तरफ झुक गई। धुआं फैलने लगा और बोट का सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया। अब वो लोग न तो आगे बढ़ सकते थे न पीछे लौट सकते थे, बस समुंदर के बीच मौत और तूफान के बीच फंसे हुए थे। और तभी दूसरा सैटेलाइट भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सब लोग घबरा गए और तुरंत बोट के निचले हिस्से में जाकर अपने लाइफ जैकेट्स पहनने लगे। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक एक जोरदार आवाज हुई, इतनी तेज कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस धमाके की ताकत से सब लोग वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो सबने खुद को जिंदा पाया, हालांकि शरीर पर चोटें थी। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। उनकी बोट अब समुंदर में नहीं थी बल्कि पहाड़ी चट्टानों के ऊपर अटकी हुई थी। सबको यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ देर पहले वो समुंदर के बीच थे और अब चारों तरफ सूखी जमीन और बेजान पानी के निशान फैले हुए थे। उनके आसपास अब भी कुछ मछलियाँ तड़प रही थी, लेकिन पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और प्लैनेट पर पहुंच गए हों। अब टॉम तुरंत अपना कॉम्पास निकालता है और डायरेक्शन चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो सुई को देखता है उसका चेहरा बदल जाता है क्योंकि कॉम्पास की दिशा बिल्कुल उल्टी थी, मानो जमीन के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी हो। टॉम धीरे धीरे कहता है, जमीन के पोल्स बदल चुके हैं। जहाँ पहले नॉर्थ पोल था अब वहाँ साउथ पोल है और जहाँ साउथ पोल था अब वहाँ नॉर्थ पोल आ चुका है। इस बदलाव ने पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया था। टॉम समझाता है कि इस पोल शिफ्ट की वजह से दुनिया के जितने भी आबादी वाले इलाके थे वहाँ का सारा समुंदर का पानी खींचकर दूसरी दिशा में चला गया है और जहाँ कभी पानी था वो अब सूखी जमीन में बदल चुका है। वो ये भी कहता है कि जिन जगहों पर लोग रहते थे वहाँ अचानक पानी आने या खिंच जाने से शायद सब लोग मर चुके होंगे। ये सुनते ही कैसी डर से कांप उठती है। वो जल्दी से बोट के अंदर चली जाती है और घबराई हुई एक कोने में बैठ जाती है। वहीं जूलिया अब खुद को संभालते हुए बोट में जितना भी फूड और सामान बचा था सब एक जगह इकट्ठा करने लगती है और तभी बेन सारे बलून्स हवा में उड़ाने लगता है ताकि कोई उन्हें ऊपर से देख सके और मदद के लिए आ जाए। उधर टॉम लगातार बोट के अंदर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी थी, मगर तभी अचानक रेडियो में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक आदमी की थी जो खुद भी उसी समुंदर में फंसा हुआ था। वो आदमी एक सबमरीन का कैप्टन था जो समुंदर का पानी शिफ्ट होने के कारण वहीं फंस गया था। कैप्टन ने बताया कि ये जो अर्थ के पोल्स चेंज हुए हैं वो एक हफ्ते के बाद सब कुछ वापस अपनी जगह पर लौट आएगा। उस समय समुंदर का पानी भी अपनी पुरानी दिशा में लौट आएगा, लेकिन जब वो लहरें लौटेंगी तो इतनी खतरनाक होंगी कि कुछ भी बच नहीं पाएगा। इसलिए टॉम और उसकी फैमिली को उस जगह से एक हफ्ते के अंदर निकलना होगा। ये सुनकर टॉम बहुत चिंतित हो जाता है। वो कैप्टन से पूछता है कि क्या वे लोग सबमरीन में जा सकते हैं। कैप्टन ने जवाब दिया कि सबमरीन में सिर्फ एक व्यक्ति के रहने की जगह है। उसके साथ एक और कैप्टन था लेकिन वो मर चुका है, इसलिए अब सिर्फ एक व्यक्ति ही उसके साथ रह सकता है। इसके बाद टॉम ने कैप्टन से विनती की कि किसी भी तरह उसके दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाए। उसने कहा कि वो जो कुछ भी कहेगा वो सब करेगा, बस उसके बच्चों को बचा ले। आखिरकार कैप्टन ने टॉम की बात मान ली। इसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जूलिया से कहता है कि अगर वे लगातार चलते रहें तो अपने बच्चों को 2 दिन में सबमरीन तक पहुंचा सकते हैं, यानी समुंदर का पानी वापस आने से पहले वे सब वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद सब लोग अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। तभी टॉम बाहर देखता है कि एक आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वो आदमी दूर से ही घायल लग रहा था, इसलिए टॉम तुरंत
तुरंत एक पानी की बोतल लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो आदमी काफी थका हुआ लगता है तो टॉम उसे पानी पीने के लिए बोतल आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी पानी पीता है वो अचानक से टॉम पर हमला कर देता है। अपने साथ लाए हुए चाकू से वो टॉम को मार डालता है। ये देखकर जूलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके सामने ही उसके पति को बेरहमी से मार दिया गया था। फिर वो आदमी जूलिया की तरफ बढ़ता है। जूलिया अपने पति को तो बचा नहीं पाती, लेकिन अपने दोनों बच्चों को लेकर तुरंत बोट के अंदर भाग जाती है। वो बेन और कैसी को सोफा के अंदर छिपा देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन देते हुए कहती है, जब बहुत जरूरत पड़े तभी इसे चलाना। इसके बाद जूलिया बोट के सारे डोर्स जूलिया एक नाइफ लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वो आदमी बोट के अंदर घुसकर जूलिया को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी जूलिया दिखाई नहीं देती। दरअसल जूलिया बहुत चालाकी और सावधानी से बोट के बाहर निकल आई थी, लेकिन बाहर उसका डॉग मौजूद था। जैसे ही डॉग ने जूलिया पर हमला करने की कोशिश की, जूलिया ने खुद को बचाते हुए उसी नाइफ से उस डॉग को मार डाला। जब वो आदमी बोट के अंदर जूलिया को नहीं ढूंढ पाया तो बाहर आकर देखता है कि उसका डॉग मरा पड़ा है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। इसी बीच जूलिया चुपके से बोट के पीछे वाले हिस्से से अंदर लौट आती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती। वो आदमी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है। वो आदमी लगभग जूलिया को मार ही देता, तभी कैसी सोफा से बाहर निकलती है और पूरे साहस के साथ उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर गन की चिंगारी सीधी उस आदमी के चेहरे पर लगती है। वो मरता तो नहीं, लेकिन दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ता है और उसी फ्लेयर की वजह से बोट में आग लग जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ से भाग निकलती है। बाहर निकलकर वो तीनों टॉम के पास पहुँचते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम इंसान टॉम हमेशा के लिए खो दिया था। जूलिया और उसके बच्चे टूट चुके थे, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। उसी वक्त वो आदमी भी जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है। ये देखते ही जूलिया तुरंत अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग किलर से भागते भागते पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए उन्होंने एक ऊंचे पहाड़ के पीछे जाकर छिपने का फैसला किया। बेन अब भी अपने पिता टॉम के लिए रोए जा रहा था। अब बेन और कैसी की पूरी जिम्मेदारी जूलिया के कंधों पर थी। उसे लगा कि शायद अब वो किलर उनका पीछा करना छोड़ चुका होगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल दहल गया। वो किलर अब भी उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर जूलिया ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और तीनों फिर से उस बंजर इलाके में भागने लगे। वहाँ से निकलते वक्त बेन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जूलिया को समझ आ गया था कि बेन को डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसके होंठ सूख चुके थे। जूलिया ने तुरंत अपनी बोतल निकाली, जिसमें बस कुछ ही बूंदे पानी की बची थी, लेकिन इतने कम पानी से बेन की प्यास कहाँ बुझने वाली थी। उधर कैसी अब अपनी हिम्मत खो चुकी थी। अब कोई उम्मीद नहीं बची, हम शायद जिंदा नहीं निकल पाएंगे। जूलिया ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, ऐसा फिर मत कहना। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे, कमजोर, थके हुए, लेकिन अब भी उम्मीद का एक छोटा सा चिराग जलाए। काफी देर तक चलते रहने के बाद उन्हें रेत और पत्थरों के बीच एक पुराना प्लेन रेक दिखाई दिया। शायद सालों पहले वो जहाज क्रैश होकर इस समुद्र में गिरा था। जूलिया ने चारों ओर नजर डाली और फैसला किया कि आज की रात वे उसी टूटे हुए प्लेन के अंदर बिताएंगे। यहाँ पर जूलिया आखिरी बार अपनी फैमिली की वो फोटो देखने लगी जो कल रात ही बेन के बर्थडे पर ली गई थी। उस तस्वीर में सबकी मुस्कान थी, लेकिन अब वो मुस्कान सिर्फ एक याद बन चुकी थी। जूलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसी और बेन भी चुपचाप उस फोटो को देख रहे थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए तीनों उस टूटे हुए प्लेन के अंदर सो गए। कुछ देर बाद कैसी की नींद खुली। वो धीरे से उठी ताकि माँ और भाई की नींद न टूटे और बाहर जाकर पेशाब करने लगी। लेकिन कैसी को क्या पता था, वो किलर जिसने टॉम की जान ली थी अब भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। वो आदमी पूरी खामोशी से अंधेरे में छिपते हुए कैसी की तरफ बढ़ने लगा। वो कैसी को खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक परछाई बिजली की तरह आई। वो जूलिया थी। उसने गुस्से और दर्द से भरी आंखों के साथ अपने चाकू से उस किलर पर हमला बोल दिया। उसने बिना रुके, बिना डरे बार बार चाकू उस किलर में घूम दिया, जब तक कि वो जमीन पर गिरकर बिल्कुल शांत ना हो गया। अब जूलिया के मन में किलर का वो
खतरा गायब हो चुका था। उसके बाद तीनों सुकून के साथ प्लेन में सो गए। अगले सुबह जब वो प्लेन के बाहर आए तब किलर की बॉडी को देखकर तीनों शॉक हो गए, क्योंकि किलर की बॉडी को किसी जानवर ने नोच नोच कर खा लिया था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि इस खाली समुद्र वाले इलाके में कोई खतरनाक चीज मौजूद है, कुछ ऐसा जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए तुरंत सभी वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से सबमरीन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहीं पर जूलिया अपना मैप देख रही थी, रास्ता समझने की कोशिश में, लेकिन बेन की हालत और खराब होती जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए उसने किसी की बात नहीं सुनी और पास में बने एक गड्ढे में जाकर पानी पीने लगा। हालांकि जूलिया ने बेन को वहाँ से पानी पीने से मना किया था, क्योंकि वो जानती थी कि उनके लिए ये पानी जानलेवा साबित हो सकता है। बेन की हालत और भी खराब होती गई। कैसी और जूलिया ने बेन को पकड़कर वहाँ से आगे ले जाना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद जूलिया और कैसी ने समुद्र में पड़े हुए सामान से एक छोटा सा शेल्टर बना लिया। जूलिया ने बेन को एक इंजेक्शन दी ताकि उसकी हालत थोड़ी संभल जाए और फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। लेकिन आराम करते वक्त जूलिया को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने बाहर झांक कर देखा तो सामने से बहुत बड़ी मात्रा में सी क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। ये देखकर जूलिया, कैसी और बेन वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगे। वो पास में मौजूद एक बड़े जहाज की तरफ बढ़े। वो जहाज शायद समुद्र का पानी कम हो जाने की वजह से वहाँ फंस गया था। वो एक पुराना कार्गो शिप था। वहाँ कुछ लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे। जैसे ही सी क्रैब्स का झुंड उनकी तरफ आने लगा, वो लोग जल्दी से एक कंटेनर के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन बाहर जूलिया, कैसी और बेन दरवाजा खटखटाने लगे। गिड़गिड़ाते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अपनी जान बचाने के लिए बेन और कैसी ने कंटेनर के ऊपर चढ़ना शुरू किया। जूलिया भी उनके पीछे पीछे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन तभी एक सी क्रैब ने उसके पैर में काट लिया। काफी मुश्किल से जूलिया ऊपर चढ़ पाई, मगर क्रैब के जहर की वजह से वो वही बेहोश हो गई। उधर जो लोग कंटेनर के अंदर खुद को बंद कर चुके थे, वो भी सी क्रैब्स से बच नहीं पाए। हालांकि उन्होंने बंदूक से क्रैब्स को मारने की कोशिश की, लेकिन क्रैब्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो सब वहीं मारे गए। अगले सुबह जब जूलिया बेहोशी से उठती है तो देखती है कि कैसी और बेन दोनों वहाँ मौजूद नहीं हैं। ये देखकर जूलिया डरने लगती है, क्योंकि ये बंजर और सूखा समुद्र इलाका बहुत ही खतरनाक था। थोड़ी देर बाद कैसी और बेन दोनों कार्गो शिप से कुछ सामान लेकर वापस आ जाते हैं। अब वहाँ पर सी क्रैब्स मौजूद नहीं थे, इसलिए तीनों को थोड़ी राहत मिल जाती है। वहीं कैसी और बेन इकट्ठा किए गए वेपन्स को रीलोड करते हैं। अब तीनों को वहां से निकलकर सबमरीन तक पहुंचना था, लेकिन भागदौड़ में उन्होंने अपना मैप कहीं खो दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि किस दिशा में जाना है। इसलिए जूलिया ने कैप्टन से कांटेक्ट किया और लोकेशन पूछी। कैप्टन को भी सी क्रैब्स ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। उन्होंने कहा कि समुद्र का पानी जल्द ही वापस आने वाला है, इसीलिए ये सी क्रैब्स समुद्र की तरफ लौट रहे हैं। तुम लोगों को भी जल्दी से सबमरीन तक पहुंच जाना चाहिए। ये कहते हुए कैप्टन ने एक जिसकी रोशनी देखकर जूलिया, कैसी और बेन उस दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन सबमरीन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें सी वेस्ट की पहाड़ियों के बीच से गुजरना था। यहाँ कैसी को फिर से शक होने लगता है कि शायद वो लोग सबमरीन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अपनी माँ की हिम्मत भरी बात सुनकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक लैंडस्लाइड होने लगता है, जिसकी वजह से रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है और जूलिया, कैसी और बेन के बीच एक विशाल पत्थर गिरकर उन्हें अलग कर देता है। जूलिया अब सबसे पीछे फंस गई थी। कैसी अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन जूलिया ने कसम देकर कहा कि वो अपने भाई बहन की जान बचाने के लिए फौरन सबमरीन तक पहुँचे। कैसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मानी और बेन को लेकर सबमरीन की ओर भागने लगी। उधर जूलिया चट्टानों के बीच फंसी हुई थी और उसके सामने अब सी क्रैब्स का पूरा झुंड दिखाई देने लगा। वो बंदूक उठाकर जितना हो सके उतना मुकाबला करने लगी, लेकिन उनकी संख्या हजारों में थी और अब उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तभी उसी वक्त कैसी वहां पहुंचती है और जूलिया की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। कैसी ने अपनी माँ जूलिया की जान बचा ली और दोनों जल्दी से सबमरीन की ओर भागने लगी। पीछे हजारों सी क्रैब्स उनका पीछा कर रहे थे। तीनों किसी तरह सबमरीन तक पहुंच गए और अंदर जाकर सभी दरवाजे बंद कर दिए। बाहर झांक कर देखा तो सी क्रैब्स सबमरीन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा कि दूर समुद्र का पानी कई 100 मीटर ऊंचाई तक उठ चुका है और अब वापस लौट
लौट रहा है। वो नजारा देखने में ही बेहद डरावना था। तीनों ने जल्दी से अपनी सीटें संभाली और अगले ही पल समुद्र की विशाल लहरें सबमरीन से जोरदार टक्कर मारती हैं, जिसके झटके से जूलिया, कैसी और बेन तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब वो तीनों बेहोशी से जागे तो सबमरीन के बाहर निकलकर देखते हैं कि अब वो पानी में नहीं है, बल्कि समुद्र की लहरें सबमरीन को धकेलते हुए उसे किनारे पर ले आई है, एक ऐसे शहर में जो अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी थी, इंसानों का नामो निशान तक मिट चुका था। वो शहर अब खामोशी का एक कब्रिस्तान बन चुका था। अब जूलिया, कैसी और बेन तीनों को एक नई सर्वाइवल जर्नी शुरू करनी थी, जहाँ शायद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी वीरान और तबाह दुनिया में गुजारनी पड़े। लेकिन जो भी हो, वो तीनों मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकल आए थे और अब उनके अंदर एक नया हौसला जन्म ले चुका था। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस सर्वाइव मूवी की जर्नी कैसी लगी। हर कहानी में छिपा होता है हिम्मत और उम्मीद का एक नया चेहरा, और ऐसे ही कहानियाँ लेकर हम हर हफ्ते लौटते हैं RR मूवी डिकोड पर। तो अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं हूँ रब्बिल, मिलते हैं अगले डिकोड में एक और नई कहानी, एक और रहस्य के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग।